मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए अलग से तारीख की घोषणा की जाएगी। प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो कल ही ली गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा की पवित्रता भंग होने का शक है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिले थे। यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से ये इनपुट मिला था। इस परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा था। आपको बता दें कि 9,09,580 छात्र इम्तिहान में बैठे थे। 317 शहरों के 1,205 केंद्रों पर परीक्षा हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत। नीट में जिस तरह से सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है, मुझे लगता है कि उससे भी बचने के लिए जैसे ही सरकार के पास ये इनपुट आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की तरफ से, तो और ये जो प्रेस रिलीज है उसमें ये साफ एक तरह से लिखा गया है कि पेपर लीक की घटना सामने आई है। अब कहां से आई है, कैसे आई है, इस सब की जांच की जानी चाहिए। और इसलिए उससे सीख लेते हुए या सबक लेते हुए जो नीट में जो जिस तरीके से सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है, सीधे इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इसकी जांच करेगी, पता लगाएगी कि आखिर ये जो पेपर लीक की घटना हुई है वो कहां से हुई है, कैसे हुई है, क्या किसी एक पर्टिकुलर राज्य में हुई है, या जैसा हम न्यूज में देख रहे हैं कि इसकी घटनाएं अलग अलग राज्यों से इसके मामले सामने आए हैं, पेपर जो धांधली हुई है और जो बाकी अनियमितताएं हुई है। तो इस मामले की भी जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है, जो एग्जाम है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। सेंटर पर जाकर पेन और पेपर से, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और ओएमआर शीट पे ये एग्जाम होता है, लेकिन इसमें अगर नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट आगाह कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, इसका मतलब है कि एग्जाम के बाद भी और उसके पहले भी कहीं न कहीं कुछ लीकेज सामने आया है, तभी इस तरह की जांच सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में सायंस स्थित षणमुखानंद हॉल के बाहर, जहां पर उद्धव गुट शिवसेना की ओर से स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। तो 58वां स्थापना दिवस शिवसेना का दोनों ही गुटों की ओर से भव्य कार्यक्रम किए गए। शिंदे गुट शिवसेना की ओर से वर्ली स्थित एनएससीआई डोम के अंदर और षणमुखानंद हॉल में परंपरागत तरीके से उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपना कार्यक्रम किया। तो दोनों ही गुटों की ओर से असली शिवसेना वो खुद है, ये साबित करने की कोशिश हुई। और खासतौर से उद्धव गुट में देखें तो एक आत्मविश्वास भरा हुआ नजर आया लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए। तो आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए दोनों ही गुटों के शिव सैनिकों में जोश भरने की कार्यक्रमों के दौरान कोशिश रही। और अब आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लू और हीट वेव से हालत खराब है। 7 लोगों की जान जा चुकी है। आरएमएल अस्पताल में 5 और सफदरजंग में 2 की जान गई है। 13 लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस बेतहाशा गर्मी में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पतालों से कहा है कि लू के मरीजों को प्राथमिकता दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अहम बैठक कर दिल्ली के अस्पतालों के हालात का जायजा लिया। कुछ अस्पतालों ने खास इंतजाम भी किए हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां गर्मी से जूझते लोगों को राहत देने के लिए एक बैठक हो रही है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं और आला अधिकारी भी। दरअसल ये बैठक राज्य में कूलिंग पॉलिसी लागू करने पर विचार विमर्श करने के लिए हो रही है। पहले आपको बताते हैं कि ये कूलिंग पॉलिसी है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा नियम बनाना चाहती है जिसके तहत इमारतों को ठंडा रखने के उपाय को अनिवार्य किया जा सके। इसके लिए सरकार एक ऐसा नियम लाएगी जिससे इमारतों की छतों पर एक स्पेशल कोटिंग होगी। उस कोटिंग पर जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज दीवारों में समाने की जगह उस कोटिंग से टकरा कर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिससे इमारत भी ठंडी रहेगी और कुछ हद तक एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी कम किया जाएगा। छत पर कोटिंग से क्या फ़ायदा होगा, ये समझने के लिए ये घर देखिए। सूर्य की किरण छत पर पड़ती है तो उसका असर घर के अंदर तक जाता है। घर में लगा पंखा भी
गर्म हवा देता है और कूलर तक काम नहीं करता। अगर छत पर कोटिंग करा दी जाए तो सूर्य की किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी और घर में गर्मी का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। Cooling policy is necessary because extreme heat. कूलिंग पॉलिसी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ 1 या 2 डिग्री बढ़ने पर भी बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने कूलिंग पॉलिसी बनाई है जिसमें ये है कि शहरी इलाकों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है जहां कंक्रीट सीमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। Emanate करते हैं because of concrete and because of the building materials and glass. कूलिंग पॉलिसी के पहले चरण में सरकार चाहती है कि सभी सरकारी इमारतों, कारोबारी इमारतों, सरकारी आवासीय इमारतों और एक निश्चित साइज से बड़े घरों की छतों को ठंडा रखने के उपाय को नियम बना दिया जाए। इससे सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो ऐसी तकनीकी उत्तर हैं उनको हम अपनी जनता तक, अपने जो विभाग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन तक पहुंचाया जाए, और उन सॉल्यूशंस को, वो जो हमारे पास उत्तर हैं उनको ऐसे अपनी परिकल्पना में शामिल किया जाए, उनको ऐसे उसमें सम्मिलित किया जाए कि हम उनका फ़ायदा, उनका लाभ अपनी जनता को दे सकें और इस भीषण गर्मी के प्रकोप से उनको बचा सकें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में गर्मी से लोग परेशान हैं। कुछ शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री तक जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये 50 डिग्री पार हो जाए तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। फिलहाल यूपी में ये कूलिंग पॉलिसी लागू नहीं है, लेकिन संभव है कि आने वाले दिनों में इसको लागू कर दिया जाए। हालांकि हम मानते हैं कि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी, आपकी, सबकी है। ऐसे में इस नियम के लागू होने से पहले ही अगर हम अपने घरों में कुछ उपाय कर लें तो इस तपती गर्मी से हमें और आपको राहत ज़रूर मिल सकती है। लखनऊ से अपने सहयोगी विनीत वर्मा और वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गर्मी चरम पर है, दिल्ली का गला सूख रहा है, जनता प्यासी है, जल बोर्ड पानी टैंकर से सप्लाई नाकाफी है। ऐसे में लोग प्राइवेट टैंकर पर पानी खरीदने के लिए निर्भर हैं और इस बीच जो पानी माफिया हैं वो कालाबाजारी में जुटे हैं। सरकार बेखबर दिख रही है। परिमल कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कैमरा देखते ही टैंकर 9211 हो गया। ये जल बोर्ड का नहीं, प्राइवेट टैंकर है। सेवा मुफ्त नहीं, पैसा दीजिए, पानी लीजिए। इससे पता चलता है कि राजधानी दिल्ली में पानी की काला बाजारी चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि कैमरा माइक देख के भाग गया, और क्या? तो मतलब सरकारी तो दे ही ना रहे, प्राइवेट भरवा लो तो ये भेज दिए कि वो सरकार ने नहीं भेजा है, हम तो खुद आए हैं, लेकिन हमको देख के भाग गया। वो आपकी वजह से भाग गया। और कितना रुपया लेता है एक टैंकर? लेता 500-700 रुपए। कितने रुपए में आता है? वो 1200-1500 को एक टैंकर। मामा तुम्हारा टैंकर इन्होंने भगा दिया। पानी की किल्लत इतनी बड़ी है कि एसी से निकलने वाला पानी भी इनके लिए अनमोल है। पानी एसी का निकल जाता है, इससे अपने लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं हम, कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी में क्या करें। एसी के निकले पानी से जब पानी नहीं मिलेगा तो यही काम करेंगे। सब वोट ले लेकर बैठ जाते हैं, फिर कोई देखता है नहीं। जब वोट होते हैं सब चक्कर काटते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता पब्लिक कहाँ मर रही है कहाँ नहीं। तकलीफ इतनी ही नहीं, जहां पानी की सप्लाई है वहां भी पानी मयस्सर नहीं। कब सप्लाई आ जाए इसका अंदाजा नहीं, लिहाजा थकना पड़ता है, जगना पड़ता है। पानी सप्लाई में क्या मतलब कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 5 मिनट 10 मिनट उसका कोई टाइम नहीं है। 3 बजे से जगो और 7 बजे तक मोटर के पास बैठे रहो। सेहत पर भी असर पड़ रहा है और कब पानी 5 मिनट आ जाएगा ये पता नहीं है। पानी पर हाहाकार के बीच जब एनडीटीवी पड़ताल करने निकला तो जमीन पर जल बोर्ड की टैंकर सेवा की पोल खुल गई। टैंकर की सेवा नाकाफी है, लिहाजा प्राइवेट पार्टी टैंकर बेचने में जुटे हैं। गली में फिर एक प्राइवेट टैंकर दिखा। कितने में आता है एक टैंकर?
भाई मेरे को नहीं पता कुछ भी। कितने रुपए में आता है ये तो जानना चाह रहे हैं, कितने रुपए में बेचते हैं? 1200, 1500, 800, कितने रुपए में? मेरे को नहीं पता, मालिक को पता है सर। पानी जो बेचते हो कितने में बेचते हो? मेरे को नहीं पता, मालिक को पता है सब। ये इंतजार पानी का है। आसमान जब आग बरसा रहा हो, गला सूख रहा हो, जरूरी काम और दिनचर्या पर पानी ने मानो पहरा लगा दिया हो, तो फिर खाने के आगे नहाना भूल जाइए। भैया नहाने की चले क्या है, पीने के नहीं है। 3 4 दिन होते हैं। देखो बालन में कैसी लट लग रही है, देख लो। कितना दिन हो जाता है नहाए हुए जब इस तरह की हालत? 3 4 दिन हो जाते हैं। नहाने में भी दिक्कत है, बिस्लरी का मंगाते हैं पीने के लिए भी। नहाए हुए इस गर्मी में कितना दिन हो गया? 4 5 दिन हो जाते हैं, नहाते नहीं है। जब पानी न मिलता तो नहाएंगे कौन सा, ये बताओ। ये हाल राजधानी दिल्ली का है। पानी पर एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ बेहाल जनता। बताओ कहाँ से मोल पानी लेके आएंगे? पानी उधर खूब आ रहा है, यहाँ पे इसी कॉलोनी में आग लग रही है। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हीट वेव के बढ़ते संकट की वजह से देश के बड़े महानगर हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। इसके पीछे कॉन्क्रीटाइजेशन और ऊंची बिल्डिंगों की बढ़ती संख्या है। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। दिन में हीट वेव का कहर झेल रहे करोड़ों लोगों को बेहद गर्म रातों से भी जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में रात को न्यूनतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। पर्यावरण पर शोध करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के देश के बड़े महानगरों में हीट वेव संकट पर जारी एक शोध पत्र में ये खुलासा हुआ है कि शहरों के बढ़ते निर्माण और गगनचुंबी इमारतों की बढ़ती संख्या की वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट का असर बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या क्या बना, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली में खुद तो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके आसपास में जितने भी हिंटरलैंड थे, वो जो कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, कुछ भी था, उसमें भी अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो गया। कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है? उसका इशू ये है कि वो एक अपने आप में दिन में तो आपको गर्मी बहुत फेंकेगा, दूसरा वो एब्जॉर्ब बहुत करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रात को हीट फेंकना शुरू करता है बाहर। कंटिन्यूस यूज के बाद अभी एसी फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हीट आइलैंड इफेक्ट का है। अभी जैसे कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग का रंग भी सफेद है, सब कुछ होने के बावजूद भी, पर हमने उस पर स्टडी करा तो और उसमें भी शोध यही निकल के आता है कि भाई टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि आपका सड़कें काली हैं, पार्किंग ग्रे है, उसके बाद बिल्डिंग के रूफटॉप भी ग्रे हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स अपने आप में जो कम से कम 75% ऑफ एरिया घेर के बैठा हुआ है, उसमें ग्रीन की परसेंटेज बड़ी छोटी हो गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 6 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में स्टडी के दौरान पाया कि लगभग हर शहर में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पहले दिल्ली में कहीं पे भी आपको बड़े स्ट्रक्चर नहीं दिखते थे, अभी आप कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग दिखती हैं। क्या होता है इससे? हवा का दबाव वो भी बदल गया, क्योंकि पहले हवा सबसे ज़्यादा आपका हीट को बाहर ले जाएगी, पोल्यूशन को भी बाहर ले जाएगी। अब आपने चारों तरफ कंक्रीट डाला, साथ में पहाड़ बना दिए, इस तरीके के जो हवा को भी ट्वीक कर रहे हैं। तो अब जब हवा आपकी उस तरीके से नहीं निकासी कर सकती, गर्मी बढ़ गई, निकासी भी नहीं हो रही, तो अब क्या होने वाला? तो इसी को हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। तो ये अब आप एक हीट डोम है जो हमारे शहर के ऊपर बन चुका है, और ये 6 शहर महानगरों में ये काफ़ी हद तक ये डोम हीट नज़र आता है। साथ ही दिल्ली, मुंबई समेत देश के 5 बड़े शहरों में ह्यूमिडिटी भी पिछले 10 साल में 5 से 10% तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से हीट वेव का संकट और गहरा गया है। आम लोगों में हीट स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अब ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड की, जिसमें रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक्टर दर्शन, उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा और दूसरे 15 साथियों के साथ ही पुलिस कस्टडी में हैं। और रिमांड रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा जिक्र हुआ है एक ऐसे डिवाइस का जिसका इस्तेमाल बिजली के झटके देने के लिए किया जाता है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। धनंजय उर्फ राजू
उन 17 आरोपियों में से एक है जिसकी निशानदेही पर बिजली का झटका देने में इस्तेमाल किए जाने वाला इलेक्ट्रिक डिवाइस मेगर मिला। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेणुका स्वामी को दर्शन और उसके दोस्तों ने शेड में बिजली के झटके भी दिए। जानकारी के मुताबिक जब रेणुका स्वामी अधमरा हो गया तो उसे बिजली के झटके दिए गए ताकि उसे होश में लाया जा सके। ये सब दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के सामने हुआ। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद जांच पर बात करने से कतरा रहे हैं। So far, the police have arrested. मामला काफी संवेदनशील है, ऐसे में बहुत ज्यादा मैं जानकारी देना नहीं चाहता, थोड़ा संयम रखें। Interrogation and investigation is being done. रिमांड रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रेणुका स्वामी को बांधकर सबने इतने लात घूंसे लाठियां मारी कि उसकी मौत हो गई। पवित्रा गौड़ा सब कुछ देखती रही जो कि इस हत्याकांड में आरोपी नंबर 1 है। पवित्रा दर्शन के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए जाने से नाराज थी। जहां रेणुका स्वामी की हत्या हुई उसके साथ साथ दूसरी जगहों के सीसीटीवी फुटेज और वहां से खून और बाल इकट्ठा कर एफएसएल में जांचने के लिए भेज दिए गए हैं। जिस गाड़ी में रेणुका स्वामी की लाश को नाले में फेंकने ले जाया गया वहां से भी खून के दाग धब्बे मिले हैं। रेणुका स्वामी हत्याकांड ऐसा लगता है कि बेंगलुरु पुलिस के लिए ओपन एंड शट केस है। शायद बेंगलुरु पुलिस को एफएसएल की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है और हो सकता है कि इसके बाद बेंगलुरु पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ लौटे हैं। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल ही यूजीसी नेट की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा की पवित्रता भंग होने का शक है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिले थे। यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से ये इनपुट मिले थे। इस परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा था, एनटीए यानी जिसने नीट कराया था। करीब 9,09,580 छात्र इम्तिहान में बैठे थे। 317 शहरों के 1205 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले नीट में कथित गड़बड़ी और उसके बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, बड़ा भारी पड़ रहा है ये सत्र, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए। जी, स्टूडेंट्स के लिए भी भारी पड़ रहा है आसिफ, और एक तरीके से हम कहें तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको बनाया ही गया था कि देश के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसको आयोजित करवाने के लिए संस्था को बनाया गया था। तो अब उसकी क्षमता पर भी और उसके स्किल पे भी अब बिल्कुल सवाल उठेंगे। और पहले से ही नीट एग्जाम में जिस तरह से धांधली और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, उसको लेकर ही एनटीए सवालों के घेरे में है। लेकिन अब कल ही एक एग्जाम हुआ। आप जानते हैं यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है वो देश भर के कॉलेजों में जो लेक्चररशिप की पात्रता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उसको पाने के लिए ये साल में 2 बार एग्जाम लिया जाता है। अब इस एग्जाम में भी पेपर लीक होने की खबरें आई हैं और जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी गई है उसमें ये बिल्कुल उससे ये साफ हो जाता है कि पेपर लीक का मामला सामने आया है। और इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर कंट्रोल यूनिट ने ये जानकारी दी है। तो सरकार ने जो नीट एग्जाम में फजीहत हो रही है उससे बचने के लिए हम कह सकते हैं आनंद बिल्कुल हरकत में आते हुए, एक्शन में आते हुए तुरंत ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी कि आखिर जो पेपर लीक हुआ है कहां से हुआ है,
इसका दायरा कितना बड़ा है, एक राज्य तक सीमित है या बाकी राज्यों तक भी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी हो, लेकिन जहां भी गलती हुई हो, लेकिन इसका पूरा खामियाजा करीब 9 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए ये बुरी खबर है। गलती चाहे कहीं भी हुई हो, लेकिन देश भर के छात्रों को अब भुगतना पड़ रहा है इसका नतीजा, और अब दोबारा उनको इस परीक्षा में बैठना होगा। जी प्रशांत जी, एक सवाल और है। पहले जैसा नीट का हमने जिक्र किया और अब यूजीसी नेट, वो भरोसा उन बच्चों में कैसे कायम होगा? और 9 लाख छात्र अब ये जानना चाहते हैं कि क्या परीक्षा पोस्टपोन हुई है, कब होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? अब इस बारे में वो जरूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल आसिफ, ये जायज सवाल है परीक्षार्थियों का। अभी जो जानकारी दी है उसमें केवल ये कहा गया है कि जल्द ही दोबारा इसकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इसके लिए क्या और प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है संभवतः इसके लिए दोबारा फॉर्म भरने की शायद जरूरत नहीं पड़े और फीस भी शायद दोबारा नहीं देनी पड़े छात्रों को। लेकिन अभी मैं कहूंगा ये प्राथमिक स्तर की जानकारी है। औपचारिक तौर पर सरकार ने बस इतना ही कहा है कि पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद इस परीक्षा को स्थगित किया गया है, दोबारा इसकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कब ली जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए औपचारिक ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा आपको। जी, एक बहुत छोटा सा एक सवाल और है मेरा प्रशांत जी। अब साख पे सवाल है एनटीए के, अब तक नीट के मामले में और अब यूजीसी नेट के मामले में, अगर केंद्र स्तर पर इतनी बड़ी परीक्षाओं में हम पारदर्शिता नहीं बरत सकते तो फिर सवाल उठना बहुत लाजमी है। जी बिल्कुल, देखिए एनटीए का जो गठन ही हुआ था, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, वो इसलिए हुआ था कि जो देश में बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, जो यूपीएससी परीक्षाएं लेता है, उसके इतर जितनी भी परीक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं, खासकर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजों की हो, या यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या और भी कई परीक्षाएं आयोजित करता है एनटीए, उन सबको एक एजेंसी के तहत लाना इसका मकसद बनाया गया था। और पिछले कुछ सालों से लगातार एनटीए ही कई परीक्षाओं को आयोजित करता रहा है। अभी तक इसको संयोग कहें या कुछ और, लेकिन अभी तक जितनी परीक्षाएं पिछले साल तक हुई थी उस पे इस तरह की शिकायतें नहीं आई थी। तो इस साल अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली और अनियमितता की शिकायतें आई, मामला कोर्ट में है। और अब जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जो साल में 2 बार होता है, उसकी भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया। तो मैंने शुरू में ही कहा कि एनटीए की क्षमता पर भी सवाल है, वो भी अब सवालों के घेरे में है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे जो भरोसा है छात्रों का वो जरूर कम होगा। अब ये एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को देखना है कि कैसे भरोसा फिर से बहाल किया जाए। भरोसा तभी बहाल होगा आसिफ जब जो परीक्षाएं आयोजित हो उसमें कोई शिकायतें नहीं हो और सारे परीक्षार्थी संतुष्ट हो कि जो परीक्षा हुई है वो फेयर हुई है, ठीक हुई है और उसका रिजल्ट ठीक आएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर है, 9,09,000 छात्रों ने जो परीक्षा दी एक दिन पहले यूजीसी नेट की, करीब करीब 317 शहरों में 1205 केंद्रों पर वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। और इसके पीछे खबर ये आई है कि इस परीक्षा के पवित्रता भंग होने, यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो पेपर लीक या कोई और गड़बड़ी का मामला गृह मंत्रालय ने पकड़ा है। और गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक इनपुट दिया यूजीसी को, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की जो परीक्षा कराई थी उसमें अब वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा भी एनटीए ने कराई थी।